हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में फेडोर डोस्टोव्स्की की ब्रदर कामजोव, इसमें एक कैरेक्टर है, उसके थ्रू हम ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी को समझेंगे। और जैसा मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ऐसे ही मैं आगे वीडियोस लाऊंगा। जो ग्रेट किताबें हैं उसमें जो मुझे कुछ इंसाइट्स मिलती हैं, पावरफुल इंसाइट्स, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, रेदर देन कि मैं पूरी किताब कवर करूँ, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है और बहुत बार क्या होता है कि मेरे लिए भी और सुनने वाले के लिए भी वो बोरिंग हो सकता है। ठीक है, तो मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाऊँ कंटेंट को। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब क्या मैं इस पर बात करने वाला हूँ आज। एक कैरेक्टर है इसमें फेडोर किताब में, ब्रदर कामजोव में, उसके थ्रू में मालूम पड़ता है कि जो ह्यूमन नेचर है वो कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स से मेरा मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स से मेरा मतलब है कि एक आदमी में कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेट्स प्रेजेंट है। कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेट्स मतलब क्या? फेडोर एक तरफ तो बहुत ही बेवकूफ़ है, बिल्कुल जोकर जैसा है, अपना ही मजाक उड़ा लेता है, लोगों को लगता है बहुत ही मूर्ख है, ही इज अ स्टूपिड पर्सन। बट कभी कभी ज़्यादातर तो मूर्ख ही रहता है, बेवकूफ़ वाली हरकत करेगा, लेकिन कभी कभी वो बहुत समझदारी की बातें करता है, बड़ी डीप बातें कर देता है कभी कभी। तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी है। क्योंकि ऐसा हम सोच ही नहीं सकते कि जो आदमी बेवकूफ़ है, बिल्कुल जोकर जैसी हरकतें करता है, अपना खुद का मजाक उड़ाता है, वो इतनी डेप्थ वाली बातें कर कैसे सकता है? हम नहीं सोचते ना ऐसा। हम ये मानते हैं भाई जो डीप बातें कर रहा है वो सच में बहुत इंटेलिजेंट जीनियस आदमी होगा, वही कर सकता है। बेवकूफ़ आदमी कैसे डीप बातें कर लेगा? तो ये डोस्टोव्स्की यहाँ दिखाते हैं कैरेक्टर के थ्रू कि एक आदमी हो सकता है बहुत मूर्ख हो, बहुत ही बेवकूफ़ हो, लेकिन कभी कभी वो बहुत समझदारी की बात भी कर लेता है। पहली कॉम्प्लेक्सिटी। सेकंड हमें मालूम पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा कहानी में कैसे आएगी, ये सिर्फ बता रहा हूँ आपको क्या इसमें हम किन टॉपिक्स पे बात करेंगे। सेकंड, एक तरफ तो फेडोर बहुत ही इंडिफरेंट है, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई इंसान जी रहा है, मर रहा है भी कि नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन एक साइड पे बहुत रोता है, एकदम से बहुत इमोशनल हो जाएगा, रोने लग जाएगा। अब आप सोचेंगे ये भी कमाल है। तो एक तरफ तो आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई आदमी जी रहा है, मर रहा है नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन एक साइड पे कभी कभी बहुत एकदम बच्चों की तरह रोना शुरू कर देता है। तो ये भी क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें प्रेजेंट है। और ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, ऐसा ही है। यही डोस्टोव्स्की समझाने की कोशिश कर रहे हैं फेडोर कैरेक्टर के थ्रू। ठीक है, इसलिए वो कैरेक्टर बनाया भी है, एक रीज़न है बनाने का। अब कैसे है इसको हम कहानी के फॉर्म में लेके चलेंगे। इससे आप जब कहानी पढ़ोगे आपको अच्छा भी लगेगा कहानी पढ़ने में। फेडोर की जो फर्स्ट वाइफ है, फर्स्ट वाइफ के बारे में थोड़ा समझते हैं, फिर कहानी समझ में आएगी। फेडोर की जो फर्स्ट वाइफ है उसकी पर्सनैलिटी बड़ी धाकड़ है। धाकड़ समझते हैं आपकी, मतलब बड़ी, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब फिजिकली बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और शी इज़ वेरी गुड लुकिंग एज वेल। और वो ना थोड़ी इंडिपेंडेंट स्पिरिटेड है। इंडिपेंडेंट स्पिरिटेड मतलब कि जो सोसाइटी में उस टाइम जो नॉर्म था कि भाई पैट्रियार्कल सोसाइटी थी कि वुमेन जो है वो ऐसे रहे, इसी तरीके से रहे, यही उसकी लाइफ होनी चाहिए, वो उससे हट के कुछ करना चाहती थी। फ्री स्पिरिट काइंड ऑफ, ठीक है, नॉन कन्फर्मिस्ट, कि मैं ये जो चीज़ें हैं मैं इसके बंदे बनाई स्ट्रक्चर में नहीं चलूँगी, ढांचे में नहीं चलूँगी, मैं अपने हिसाब से चलूँगी। अब मैंने बोला क्योंकि फिजिकली भी स्ट्रांग है और स्ट्रांग विल्ड भी है। ठीक है, फिजिकली स्ट्रांग एज वेल एज स्ट्रांग विल्ड। तो अब होता क्या है कि उस टाइम पे ना लोग शेक्सपियर को बहुत पढ़ते थे। जो ये कहानी लिखी गई है उस टाइम की बता रहा हूँ आपको, तो शेक्सपियर को बहुत पढ़ते थे। और एक इस कहानी में एक किस्सा है। तो एक लड़की क्या करती है, शेक्सपियर को पढ़ रही थी हेमलेट। तो हेमलेट में ना किरदार है, एक फीमेल कैरेक्टर है ओफिलिया करके। तो वो ओफिलिया ना एक पहाड़ की चढ़ाई पे जाती है और वहाँ से कूद के अपनी जान दे देती है। और जान देने का रीज़न है उसका प्यार से ही लिंक है। ठीक है, तो अब वो हेमलेट में भी कैरेक्टर है, लड़की उसको पढ़ लेती है, तो सेम जाके वो ओफिलिया की तरह वो भी अपनी जान दे देती है, सेम जाके। तो लिटरेचर का मतलब जो शेक्सपियर उसने पढ़ा, हैमलेट का कैरेक्टर पढ़ा, उसने उसको इम्बाइब कर लिया और सेम चीज़ जाके रिपीट कर दी। तो डोस्टोव्स्की यहाँ पे दिखा रहे हैं कि लिटरेचर की साइड से एक वार्निंग सिग्नल भी है। कभी कभी आप जब डार्क लिटरेचर इस तरह से पढ़ लेते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शेक्सपियर का डार्क लिटरेचर है, बस सिर्फ समझाने के लिए कि कभी कभी कुछ डार्क एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं लिटरेचर में, अगर आप ये ना समझें, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझ पाएंगे क्या फिक्शन है और क्या रियलिटी है, उसमें बैलेंस इंपॉर्टेंट है। जब आप फिक्शन पढ़ रहे हैं तो आपको बैक ऑफ माइंड में पता होना चाहिए कि मैं फिक्शन पढ़ रहा हूँ, तो रियलिटी और फिक्शन का एक बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब इंसान रियलिटी से बिल्कुल दूर हो जाता है और बिल्कुल ही फिक्शन में चला जाता है,
ठीक है, उससे अपने आप को इतना आइडेंटिफाई कर लेता है, तो फिर उसका जो एंड रिजल्ट है वो अच्छा नहीं है। जो कि यहाँ पे दिखाया गया कि एक लड़की है जो हैमलेट की ओफिलिया से अपने आप को आइडेंटिफाई करके सेम उसी तरह से जाके सुसाइड करती है। ठीक है, तो उस टाइम रोमांटिक एरा चल रहा था, ये वाला जिस एरा की बात करी। तो अब ये जो फेडोर की जो पहली बीवी है, ये भी इस तरह की चीज़ों से बड़ा, शेक्सपियर पढ़ा उसने, ऐसे रोमांटिक लिटरेचर पढ़ा, तो उससे ये भी ऐसे इंस्पायर्ड थी। तो ऐसे किस्से बहुत होते थे कि प्यार के लिए आदमी कुछ भी कर रहा है। तो उसमें क्या था, उसने क्या करा, अब उसने तो खैर उस लड़की की तरह जब सुसाइड नहीं किया, उसने क्या करा, जो फेडोर की पहली वाइफ थी, उसने फेडोर को बोला कि तुम मुझे मेरे घर से भागे ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ इस घर से भागने को तैयार हूँ। क्योंकि मैंने बोला ना, वो इंडिपेंडेंट स्पिरिट थी, फ्री स्पिरिट थी, वो बन के जीना ही चाहती थी। घर वाले उसके रेडी नहीं थे फेडोर से शादी करने को लेके, क्योंकि फेडोर का जो नेचर था, वो दुनिया जानती थी कि फेडोर बहुत ही लस्टफुल आदमी है, डिबाउचरी में इंडल्ज रहता है, बहुत एक्सेस में एल्कोहलिक है, विमेनाइजर है, इस तरह का आदमी, और दुनिया जानती थी फेडोर ऐसा है। तो जो उसकी जो फर्स्ट वाइफ है, जब भी वाइफ बनी नहीं है, तो उसके घर वाले समझा रहे हैं, उसकी वाइफ के घर वाले उसको, कि ये जो बंदा है फेडोर ठीक नहीं है, तुम उससे शादी मत करना। लेकिन वो नहीं मानती, क्योंकि उसने लिटरेचर वाला पढ़ लिया है और उसके अंदर एक बड़ी रिबेलियस स्पिरिट है। वो घर छोड़ के भाग जाती है, घर छोड़ के भाग जाती है उसके साथ, फेडोर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो हमें उसकी पर्सनैलिटी मालूम पड़ रही है, जो फेडोर की पहली बीवी है। अब होता है क्या, शादी हो जाती है, शादी कर लेती है उससे, लेकिन शादी के तुरंत बाद मालूम पड़ता है ये जो प्यार तो था नहीं, प्यार की वजह से भागी भी नहीं थी, सिर्फ उसको अपनी रिबेलियस स्पिरिट को प्रूव करना था, उसको अपनी रिबेलियस स्पिरिट को प्रूव करना था। और वो रोमांटिक एरा के उस चीज़ से इंस्पायर्ड थी कि लड़कियां उस टाइम बहुत भागती थी, घर छोड़ के भाग जाती थी, एलोपमेंट होता था, तो उससे बहुत इंस्पायर्ड थी, तो उसको प्रूव भी करना था। तो प्यार की वजह से नहीं, रिबेलियस स्पिरिट और इंस्पायर्ड बाय वो लिटरेचर रोमांटिक एरा की, उसकी वजह से उसने वो उसके साथ स्टेप लिया था फेडोर के साथ भागने का। जिसकी वजह से क्या होता है, जब शादी हो जाती है, उसके साथ भाग जाती है, तो थोड़े टाइम में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत लड़ाई होती है, झगड़े बहुत होते थे। और झगड़े ऐसे होते थे कि मैंने बोला फिजिकली बड़ी स्ट्रांग है, तो वो पिटाई करती है अपने हस्बैंड की, फेडोर की। तो फेडोर के कभी बाल पकड़ के ऐसे हिला देगी, कभी उसे थप्पड़ मारेगी, ठीक है, तो इस तरह से करती थी। अब देखिए, ये जो फेडोर है, ये कैसा था, ये अपनी इससे वाइफ से पिटने के बाद ये जाके बाहर सबको बताता था कि उसने मुझे ऐसे पीटा, ऐसे मेरी पिटाई करी, और खुद हंसता था बता के। तो लोग कहते हैं अजीब पागल आदमी है यार, अपनी पिटाई अपनी वाइफ से पिट के आया है और हमें बता रहा है ऐसे, और खुद ही और उसमें फुलझड़ी लगाता था, मतलब बढ़ा चढ़ा के उसको एग्जैगरेट करता था, उसने मुझे ऐसे मारा, उसने मुझे ऐसे मारा। तो लोग कहते थे क्या जोकर आदमी है, और बताए खुद भी हंसता था। तो इस टाइप की फेडोर की पर्सनैलिटी है। अब होता क्या, बनती नहीं है, और मैंने बोला जो उसकी वाइफ है वो ऑलरेडी बड़ी रिबेलियस स्पिरिट की है, तो वो उस अपने ही एक ट्यूटर के साथ भाग जाती है, उसको पढ़ाने आता था, ट्यूटर उसके साथ भाग जाती है, घर छोड़ के चली जाती है, भाग जाती है। अब जब वो घर छोड़ के भागती है, तो अब ये फेडोर पता क्या करता है, इमीडिएटली अपने घर को ऐसा बना देता है जैसे कि ब्रोथल हो। मैंने बोला था वेबनाइजर था, उसको बिल्कुल ब्रोथल जैसा बना देता है, और सुबह से लेकर रात तक शराब बहुत ज़्यादा पीता है, सुबह उठता भी है तो शराब से ही मूड होता है, ऐसा बन जाता है फेडोर। ठीक है, और जब नशा उतरता है तो फिर बाहर जाके लोगों से बोलता है, अरे तुम्हें मालूम है मेरी वाइफ ऐसी थी, उसकी बुराइयाँ करता है, खूब बुराइयाँ करता है, बढ़ा चढ़ा के, फिर उसको बढ़ाने चढ़ा के बोलने की आदत है, एग्जैजरेशन करता है। ठीक है, और इस तरह से खूब उसके बारे में बताता है, और कुछ ऐसी बातें बता रहा है जो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के बीच में रहती हैं, एक मैरिटल रिलेशन में ही उसको बंद दरवाज़ों के अंदर ही रखा जाता है, लोगों को नहीं बताया जाता, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन उसको भी बता रहा है। तो लोग भी हैरान हो रहे हैं, अजीब पागल आदमी है, ऐसी कोई बातें करता है और बता के हंस भी रहा है, तो इसलिए वो जोकर है। मैंने बोला ना जोकर है, बेवकूफ़ है, बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहा है। ठीक है, अब फिर डिसाइड करता है कि मैं उसको लेने जाऊँगा। उसको मालूम पड़ता है कि जो उसकी वाइफ है वो वहाँ पे जो अपने लवर के साथ भागी है वहाँ रह रही है, तो जाता है, लेकिन कहता है मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, शराब पी के जाऊँगा। शराब खूब पी लेता है, खूब शराब पी हुई है। इतने में उसके पास न्यूज़ आती है कि उसकी जो वाइफ है उसकी डेथ हो जाती है। अब जब वाइफ की डेथ हो गई है तो आप देखिए उसका रिएक्शन देखिए, अब यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन नजर आएगा उसके बिहेवियर में। जब उसको डेथ की न्यूज़ मिलती है तो पहले वो गॉड को ऐसे ऊपर देखता है और गॉड को प्रे करता है कि गॉड आपने ये जो अपने सर्वेंट को अपने पास बुलाया है, ठीक है, तो ठीक है, इसको शांति मिली। तो मतलब एक तरीके से वो खुश है कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई है, तो गॉड को प्रे करके कह रहा है
कि आपने अच्छा ही किया, अपने सर्वेंट को अपने पास बुला लिया। सर्वेंट कौन? वाइफ को एड्रेस कर रहा है। गॉड ने अपने सर्वेंट को यानी कि उसकी वाइफ को अपने पास बुला लिया, तो अच्छा ही किया है। तो वो खुश हो रहा है वाइफ की डेथ पे एक तरफ, तो ठीक हो। अब ठीक है, अब कॉन्ट्रडिक्शन देखो, पहले ये करता है, फिर इमीडिएटली बाद घर के बाहर भागना स्टार्ट कर देता है, दोनों हाथ उसके ऊपर होते हैं, घर के बाहर भाग रहा है और रो रहा है, खूब तो तेज रो रहा है, जैसे बच्चा रोता है बिल्कुल वैसे रो रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर है। एक तरफ खुश भी हो रहा है, मैंने बोला ना खुश होता है कि ही इज नाउ फ्री, बट साइमल्टेनियसली ही इज वीपिंग, वो रो भी रहा है और लोग देख रहे हैं, अजीब आदमी है यार। तो यहां पे डॉस्टोवस्की दिखा रहा है कि आदमी के अंदर दो कॉन्ट्रडिक्शन प्रेजेंट हो सकते हैं, अजीब सा बिहेवियर है उसका। ठीक है, अभी और आगे और चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये तो हो गया उसके वाइफ के राउंड फेडोर की इंसिडेंट। फेडोर की 2 शादियाँ होती हैं, ये पहली शादी थी। ठीक है, अब जब पहली शादी हुई उसकी वाइफ की डेथ हो गई, और उसकी डेथ के बाद तो वो और ज़्यादा ही डिबाउचरी में चला जाता है, और ज़्यादा ही वो मतलब जो उसके अंदर जो सारी डार्कनेस है वो पूरी बाहर आ जाती है, और ज़्यादा शराब पीना स्टार्ट कर देता है, सुबह से शाम तक बिल्कुल ही धुत रहता है, उसको समझ में नहीं आता वो क्या रहा है दुनिया में। और जो घर में और ज़्यादा ही इज़ ब्रिंगिंग इन लॉट ऑफ वुमेन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि बिल्कुल उसको घर को ब्रोथल की तरह बना देता है। तो बिल्कुल मतलब जो डार्कनेस की जो बिल्कुल एक्सट्रीम है वहाँ जीना स्टार्ट करता है। अब दोबारा शादी करता है, सेकेंड वाइफ होती है, सेकेंड वाइफ आती है, सेकेंड वाइफ की भी कुछ टाइम बाद डेथ हो जाती है। पहली वाइफ से शादी उसने की थी पैसे की वजह से, ध्यान रखिएगा, पहली वाइफ से शादी की थी पैसे की वजह से, क्योंकि वो जो पहली वाइफ थी बहुत अमीर थी, तो उससे बहुत सारा उसने पैसा लिया और पैसा अपने पास रख लिया, खा लिया पैसा उसका। ठीक है, तो उसने पहली शादी तो की थी पैसे के लिए, दूसरी शादी करी थी क्योंकि जो उसकी सेकंड वाइफ थी उसको बड़ी गुड लुकिंग लगती थी, तो सेकंड शादी उसने उसकी ब्यूटी को लेके, लुक्स को लेके शादी करी। लेकिन प्यार उससे भी नहीं करता था, प्यार तो उसने कभी किया ही नहीं दोनों से। ठीक है, तो सेकंड वाइफ से शादी होती है, सेकंड वाइफ की भी डेथ हो जाती है, सेकंड वाइफ से 2 बच्चे होते हैं उसको। ठीक है, एक एलेक्सी है और एक एवैन है। तो एवैन बड़ा है, एलेक्सी छोटा है। और पहली जो वाइफ है उससे एक लड़का होता है डिमिट्री। ठीक है, अभी इस पे नाम वगैरह इस पे मत जाइए, भूल जाइए, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि सेकंड वाइफ, पहली वाइफ की डेथ हो गई है, सेकंड वाइफ आती है, सेकंड वाइफ की भी कुछ टाइम बाद डेथ हो जाती है, सेकंड वाइफ से 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक का नाम एलेक्सी है। अब जो एलेक्सी है यहाँ पे मेन है, इस पर फोकस करिएगा। एलेक्सी चाहता है कि उसको मॉन्क बनना है, वो मॉन्क बनना चाहता है। तो मॉन्क बनना चाहता है तो वो जब मॉन्क बनने के लिए जा रहा है तो अपने फादर से ना डिस्कशन करता है, फेडोर से। अब ये जो डिस्कशन है यहाँ पे बड़ी ही एक फेडोर की कुछ तरह से आप समझिएगा एक समझदारी निकल के आएगी। कैसे निकल के आएगी? पहला तो ये इसको समझिए कि वो जो उसने अपने जो बच्चे हैं इसके फेडोर के 3 बेटे हैं। पहला पहली बीवी से जिसका नाम डिमिट्री है, दूसरा एवैन है, तीसरा एलेक्सी है। ये तीनों ही बच्चे इसने पाले ही नहीं, इसे फ़र्क ही नहीं पड़ा कि वो है भी कि नहीं। उसके सर्वेंट ने पाले थे, इस सर्वेंट के बाद फिर उसके जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने पाले थे। मतलब फेडोर का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, उसको यही नहीं पता होता था, वो इतना विमेन में और वाइन में और इन सब चीज़ों में इंडल्ज है, डिबाउचरी में। ही इज़ लीस्ट अवेयर कि उसके बच्चे है भी कि नहीं, उसके लड़के है भी कि नहीं, उसे पता ही नहीं था, वो पहचान भी नहीं पाता कि यही उसके लड़के हैं। तो इतना ज़्यादा इंडिफरेंट आदमी है, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। अब लेकिन जब वो बच्चे बड़े हो गए तो वापस उन बच्चों की इसकी लाइफ में एंट्री होती है। ठीक है, जिसमें से अब एलेक्सी आया हुआ है। एलेक्सी इससे आगे बात करेगा और एलेक्सी इसको समझा रहा है अपने फादर को कि मैं मॉन्क बनना चाहता हूँ। अच्छा, एलेक्सी को लाइक करता है। इसके जो 2 बेटे हैं ना बाकी के, डिमिट्री और एवैन, डिमिट्री से तो बहुत नफरत है, डिमिट्री और इसकी तो बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, लड़ाई झगड़ा रहता है। एवैन से थोड़ा न्यूट्रल है, एलेक्सी से ये एलेक्सी को लाइक करता है। एलेक्सी को लाइक क्यों करता है? क्योंकि एलेक्सी का बिहेवियर कैसा है। एलेक्सी बहुत ही सेंट टाइप का आदमी है और मैंने बोला कि वो मॉन्क बनना भी चाहता है। बड़ा ही प्योर और इनोसेंट सोल है और एक ऐसा इंसान है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। वो किसी भी इंसान के अंदर बुराई, मतलब बुराई उसकी करता ही नहीं है किसी भी इंसान की। अगर वो देख भी रहा है ना उस इंसान की बुराई है तो उसको जज नहीं करेगा, उसको जज नहीं करता। तो इज सो प्योर। इनफैक्ट उसके बारे में ये बोला जाता है कि उसकी जो प्रेजेंस है एलेक्सी की, वो इतनी स्पिरिचुअली प्योर है
कि लोग ऑटोमेटिकली, अगर वो कहीं पे भी है, उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है ना, किसी शहर में अगर खड़ा हुआ है, मान लीजिए कुछ भी नहीं है उसके पास, सिर्फ एक शहर में पहुंच गया है, खाली जेब, तो लोग ऑटोमेटिकली आके उसको पैसा देंगे, ऑटोमेटिकली आके उसको शेल्टर देंगे, खाना देंगे, बिकॉज ही इज़ दैट स्पिरिचुअली प्योर, उसका ऑरा वैसा है। ठीक है, तो आप एलेक्सी की पर्सनैलिटी समझिए। अब जो एलेक्सी है वो मैंने बोला कि वो मॉन्क बनना चाहता है, और इकलौता एलेक्सी है जिससे उसका फेडोर का रिलेशन बहुत अच्छा है। बाकी 2 लड़कों से उसका इतना कुछ है नहीं। डिमिट्री से तो नफरत करता है, बड़े लड़के से, बीच वाला लड़का जो वैन है उससे थोड़ा न्यूट्रल काइंड ऑफ है, इससे उसको थोड़ा उसके तरफ एक अफेक्शन है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला स्पिरिचुअली ऐसा है, बड़ा इनोसेंट और प्योर बंदा है। अब वो कहता है कि अपने उसको बोलता है पापा को, मतलब जो उसके फादर हैं फेडोर, कि मैं मॉन्क बनना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं एक मोनेस्ट्री में जाना चाहता हूँ। मोनेस्ट्री वो होती है जहाँ मॉन्क्स रहते हैं। तो कहते हैं ठीक है तुम जाना चाहते हो, लेकिन एक बात ज़रा मेरी सुन लो, ज़रा एक रिक्वेस्ट है। तो कहता है हाँ बताओ पापा क्या रिक्वेस्ट है। वो कहता है यार मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े पाप करें, बड़े सिन करें, तो मुझे लगता है कि मेरे मरने के बाद मुझे जो शैतान है वो मेरे यहाँ पे गर्दन में हुक डाल के, हुक होता है ना, हुक डाल के मुझे घसीटता हुआ ले जाएगा और ज़मीन के अंदर ले जाएगा, अंडरग्राउंड पाताल लोक में ले जाएगा, और वहाँ जाके वो मुझे हुक से छत पे टांग देंगे और फिर मुझे सज़ा मिलेगी। नरक में तो सज़ा मिलती है और शैतान नरक में लेके जाता है। तो अब वो कहता है तुम एक काम करना एलेक्सी, ये ज़रूर पता कर लेना, क्योंकि तुम अब वहाँ जा रहे हो, मोनेस्ट्री जा रहे हो, वहाँ तुम्हें मॉन्क मिलेंगे, बड़े बड़े सेंट मिलेंगे, तो उनको ये सब चीज़ें पता होती हैं कि आफ्टर लाइफ क्या होने वाला है। तो मेरे को टेंशन है क्योंकि अब मैं ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे हूँ, तो मैं मर जाऊँगा, और मैंने ज़िंदगी पाप बहुत करें, सिन बहुत करें। तो मेरे लिए तुम ये पूछना कि क्या मुझे जब ये ऐसे हुक से लेके जाएंगे, शैतान मुझे नरक में लेके जाएगा, ज़मीन के नीचे लेके जाएगा, और जब वो मुझे छत पे टांगेगा तो क्या उस छत में हुक लगे हुए हैं? हुक टांगने की जगह है कि नहीं है? हुक टांगने की जगह है कि नहीं है उस छत में? अब ये सवाल वो क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो कहता है अगर हुक नहीं है, क्योंकि उसको तो पता नहीं है हुक है कि नहीं, वो कहता है उनको पता होगा जिनके पास तुम जा रहे हो, क्योंकि वहां तो बड़े बड़े सेंट रहते हैं मोनेस्ट्री में, उनको आफ्टर लाइफ के बारे में पता है, उनको स्वर्ग और नरक के बारे में पता है, उनको हेवन और हेल के बारे में पता है, तो वो बता पाएंगे, हेल के बारे में तुम्हें अच्छे से बता देंगे। और कंफर्म करके आना कि वहां छत में हुक लगे कि नहीं लगे, क्योंकि मैंने बताया ना शैतान उसको ऐसे हुक से पकड़ लेके जाएगा और वहां उस हुक पे छत पे लगा हुआ है जहां पे जो हुक टांगते हैं वहां टांग देगा। तो पूछ रहा है कंफर्म करके आओ, मुझे कंफर्म नहीं है। अब ये बात क्यों कह रहा है? क्योंकि वो कहता है अगर हुक नहीं लगे, अगर वहां छत, पहले तो बोलता है कि हो सकता है नरक में छत ही ना हो घरों में, तो अच्छा भी लगेगा, खुले में मैं सोऊंगा, लेकिन अगर छत है तो क्या हुक लगेगी नहीं लगे ये पता कर लेना, क्योंकि अगर हुक नहीं लगे हैं तो दैट मीन्स फिर आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो रहा है, क्योंकि फिर तो सजा मिलेगी नहीं, क्योंकि हुक से जब लेके जाएंगे टांगेंगे तो छत पे ही ना। तो कहता अगर छत ही नहीं है तो दैट मीन्स मुझे टांगा नहीं जाएगा, दैट मीन्स मुझे सजा नहीं मिलेगी नरक की। तो अगर मुझे ही सजा नहीं मिल रही नरक की तो फिर तो कुछ है ही नहीं, मैं इतना पापी हूं, इतना सिंफुल हूं, अगर मुझे सजा नहीं मिल रही है तो फिर तो कुछ भी करो, फिर तो है ही नहीं। फिर वो कहता है जो पूरा कॉन्सेप्ट हेवन और हेल का कोलैप्स हो रहा है, आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट ही कोलैप्स हो रहा है। एक तरह से वो अथीस्ट वाली बात कर रहा है, नास्तिकों वाली बात कर रहा है, लेकिन लॉजिक सरकाज़म है, लॉजिक लगा रहा है, सरकाज़म कर रहा है। लेकिन यहां आप ये देखिए डाउट कर रहा है, डाउट कर रहा है। एलेक्सी बोलता है उसको कि नहीं वहां कोई हुक नहीं है और ऐसे कोई छत नहीं है, वो बोल देता है। वो कहता है तुम्हें क्या पता, उसको बोलता है लड़के को तुम्हें क्या पता, अभी तुम जा रहे हो ना मोनेस्ट्री, वहां रहोगे ना उनके साथ, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें हुक दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे, तुम्हें छतों पे हुक दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, इतना इन्फ्लुएंस तुम पे आएगा। और मैं जानता हूं ये भी तुम्हारे अंदर जवानी है, इसकी आग है, वहाँ जाओगे, क्यूरोसिटी है, मतलब इसका मतलब आग से मतलब क्यूरोसिटी है, जाओगे कुछ टाइम बाद ठंडे होगे वापस मेरे पास आओगे। अब ये थोड़ा सा वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से जो उसने महसूस किया बोल रहा है, ठीक है। खैर ऐसा होता नहीं है, चीज़ें बहुत अलग हैं, एलेक्सी इज़ अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। बट मेरे समझाने का मतलब यहाँ पे ये है कि फेडोर ने जो डाउट रेस किया, जो क्वेश्चन रेस करें, ठीक है, लॉजिकली वो वैलिड से लगते हैं, और सरकाज़म भी कर रहा है, वो सरकाज़म भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन डाउट और सरकाज़म इस तरह का जिस तरह से उसने किया है, ये एक इंटेलिजेंस की तरफ साइन करता है, क्योंकि ये जो चीज़ सोच पा रहा है, जिस तरह से क्वेश्चन कर रहा है, जिस तरह से फ्रेम कर रहा है, लॉजिक लगा रहा है, रैशनैलिटी लगा रहा है,
ये इंटेलिजेंस का साइन है। डाउट बेवकूफ आदमी नहीं कर सकता, डाउट समझदारी की पहचान है। डाउट का मतलब ही क्या, अगर आप डाउट कर रहे हो तो आप सोच पा रहे हो, खुद से सोच पा रहे हो, दैट्स अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहां डॉस्टोवस्की दिखा रहा है एक तरफ एक आदमी जोकर है, मैंने आपको बताया उसकी हरकतें पीछे की, कैसे कैसे हरकतें करी हैं उसने, लेकिन साइमल्टेनियसली कभी कभी वो बड़ी डीप बातें कर जा रहा है, बड़ी ऐसे क्वेश्चंस रेस कर रहा है। और यही क्वेश्चंस आप देखेंगे आगे जाके, इसी का बड़ा एक्सटेंशन जो उसका एक जो इसका बीच वाला बेटा है इवैन, वो भी नास्तिक है, वो भी बहुत रैशनल है, वो इसको बहुत ग्रैंड लेवल पे करेगा। तो एक कहानी की स्टार्टिंग में ये फेडोर ने क्वेश्चंस करे हैं, तो यहां से डॉस्टोवस्की एक नरेशन सेट कर रहा है कि आगे जाके वो ये एक डिबेट सेट करेगा गॉड की एग्जिस्टेंस को लेके, इवैन और वो एलेक्सी के बीच में होगा, जो आपके ग्रैंड इंक्विजिटर चैप्टर निकल के आएगा और फिर वहाँ डिबेट्स होंगी। तो ये यहाँ पे हमें मालूम पड़ रहा है। खैर अब मैं वापस पे आता हूँ कि जो फेडोर के थ्रू ये दिखाने की कोशिश करी है कि एक आदमी के अंदर, मैंने बोला कि मैक्सिमम टाइम वीज लाइक जोकर बेवकूफ़ है, लेकिन कभी कभी वो इस तरह की बातें कर लेता है जहाँ पे उसकी एक इंटेलिजेंस की झलक दिखाई देती पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमनिटी कॉम्प्लेक्सिटी नजर आती है। सेकंड जो मैंने कॉम्प्लेक्सिटी की बात की थी कि एक आदमी बहुत इंडिफरेंट हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला कि उसको फर्क नहीं पड़ता यार कि उसके बच्चे हैं कि नहीं, उसको मालूम ही नहीं था। अगर आप उससे पूछते कि जब वो उसके बच्चे बड़े हो रहे थे उसके सामने ला के खड़ा किया जाता उसके बच्चों को, कौन सा बच्चा तुम्हारा है कौन सा नहीं है, वो नहीं पहचान पाता, उसको नहीं पता था उसका कौन सा बच्चा नहीं है, क्योंकि उसने पाला ही नहीं है बच्चों को। उसका एक सर्वेंट है वो पालता है। इनफैक्ट जो उसके बच्चों की मदर की साइड की जो कुछ रिलेटिव होती हैं वो एक दिन आती हैं और वो आके इसको तो थप्पड़ मारती हैं फेडोर को कि तुम्हें अपने बच्चों की परवाह नहीं, कहाँ है तुम्हारे बच्चे? वो कहता मुझे तो पता ही नहीं बच्चे कहाँ हैं मेरे, बच्चे उसके सर्वेंट ने पाले हैं, उसको पता ही नहीं बच्चे कहाँ है। तो उसकी रिश्तेदार आती है उसकी वाइफ की साइड की, वो कहती बच्चे कहाँ हैं? वो कहता मुझे नहीं पता, तो थप्पड़ मारती है उसको। तो और वो जो फेडोर है ये बातें फिर बाहर जाके हंस के बताता लोगों को कि ऐसे ऐसे वो आई थी लेडी, उसमें थप्पड़ मारे। ठीक है, तो और सोचो कितना इंडिफरेंस है, उसको पता ही नहीं कि बच्चे हैं कि नहीं। खाली यही नहीं, और बताता हूँ इंडिफरेंस, जो एलेक्सी है ना, जो बड़ा हो जाता है तो अपनी माँ की कब्र को विजिट करना चाहता था आउट ऑफ लव, क्योंकि माँ से बहुत ज़्यादा प्यार था उसका। तो वो 3 साल की एज में उसकी माँ की डेथ हो जाती है, तो तब तो उसको याद नहीं है कि कहाँ पे उसकी कब्र थी माँ की, और वो उसने शहर छोड़ दिया था एलेक्सी ने। चलो वो बड़ा हो गया, जो 20-21 साल का हो गया तो वापस आया, वो अपने इससे पूछता है फेडोर से कि मेरे को मेरी मदर की कब्र बताओ, मैं जाके रिस्पेक्ट पे करना चाहता हूँ। वो कहता है, वो ऐसे देखता है शक्ल, कहता है माँ की कब्र कहाँ है? माँ की कब्र मुझे नहीं पता, किस माँ की बात कर रहे हो, कौन सी कब्र की बात कर रहे हो? सोचिए उसकी वाइफ थी वो, उसको पता ही नहीं, एलेक्सी की माँ है, उसको पता ही नहीं कि फेडोर को कि वो क्या बातें कर रहा है एलेक्सी। कहता मुझे नहीं पता। तो एलेक्सी को फिर उसका सर्वेंट है वो दिखाता है, सर्वेंट ने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया और उसी ने वो उसको पता है कि कहाँ पे है, उसने टेक केयर की थी कब्र की। तो आप ये सोचिए कि इतना इंडिफरेंट आदमी, बच्चों का नहीं पता, बीवी का नहीं पता, कुछ नहीं पता उसको सिर्फ अपना पता है कि शराब पिए सुबह से लेकर रात तक। मैंने बोला वो बिल्कुल शराब में धोते रहता है, उठता है सुबह तो शराब से कुल्ला करता है, शराब से ही मुंह धोता है। एंड घर को मैंने बोला उसने पूरा ब्रोथल बना रखा था। ही इज टू मच इनटू डिबाउचरी, बहुत एक्सेसिवली वुमेनाइजर है, बहुत एक्सट्रीम में लस्टफुल है। ठीक है, और ये हमें इससे ही मालूम पड़ता है। जब आगे जाएगा तो इनका एक चौथा भाई होता है, ये 3 भाई तो हैं जो उसकी वाइफ से हैं, लेकिन चौथा जो होता है वो वाइफ से नहीं है, वो एक ऐसी लेडी के साथ है, मतलब जो एक तरह से आप कह सकते हो कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उसके साथ वो बच्चा पैदा कर देता है जो बनता है सिमरडेकोफ। ठीक है, नाजायज़ औलाद है वो सिमरडेकोफ। ठीक है, वाइफ नहीं है उसकी, वो शी इज मतलब काइंड ऑफ वो मेंटली वो चैलेंज्ड है बंदी। तो आप देखिए उसके साथ रिलेशन बना के वो उसको पैदा करता है, और जब वो सिमरडेकोफ पैदा होता है तो उस टाइम वो जो लेडी होती है जो मेंटली चैलेंज है उसकी डेथ हो जाती है। तो बड़ा अजीब सा आदमी है, एक्सट्रीमली उसके अंदर एक लस्ट दिखाई गई है, तो उस तरह का इंसान है। तो इंडिफरेंस मैंने बताया आपको, उसको फर्क नहीं पड़ता कुछ। लेकिन फिर एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि जब उसकी वाइफ मरती है फर्स्ट टाइम, पहले वाली मैंने बताई थी वो रो भी रहा था, बहुत रोया, बच्चे की तरह रोया है। और दूसरा अब यहाँ देखिए, जब एलेक्सी कहता है मुझे जाना है, मुझे मोनेस्ट्री में जाना है, तो मोनेस्ट्री में जब जाना है तो वो कहता है कि तुम जा रहे हो, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, रोने लग जाता है, और फिर दोबारा बच्चों की तरह रो रहा है। तो एलेक्सी देख रहा है अपने फादर को और बड़ा हैरान है, क्योंकि उसने अपने फादर को ऐसा देखा नहीं कभी।
वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो उसका फादर है, उसको लगता था इसमें तो इमोशंस ही नहीं है। महसूस तो हो जाता है आदमी को, तो उसको पता था उसके फादर के अंदर ऐसे नहीं है उसके फादर, क्योंकि जब वो ये देख रहा है कि जब उसको ये नहीं पता कि मेरी माँ की कब्र कहाँ है, तो क्या फिर बंदा है। लेकिन जब वो देख रहा है कि तो बहुत रो रहा है, और बच्चे का रोने लग जाता है कि एलेक्सी तुम नहीं जाओ, तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे, बच्चे की तरह रो रहा है। तो एलेक्सी भी हैरान है कि एक तरफ तो उसे हमारे बारे में नहीं पता, हमें नहीं पहचानता, और एक तरफ अब जब हमें जाने की बात करें रोने लग गया बच्चे की तरह। तो यहाँ डॉस्टोव्स्की फिर कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा है कि एक आदमी के अंदर जो इतनी डार्कनेस है, बट स्टिल समटाइम्स ही इज वीपिंग लाइक अ चाइल्ड, वो बच्चे की तरह रोने लग गया। तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन है, इंडिफरेंस भी है और एक तरह एकदम से हाईली इमोशनल भी हो गया। एक तरफ तो मुझे तुमसे फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन जैसे तुम जा रहे हो तो मैं रो रहा हूं, फूट फूट के रो रहा हूं। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। तो यहां डॉस्टोव्स्की ने दिखाया है दो चीजें, एक आदमी बहुत बेवकूफ हो सकता है, जोकर हो सकता है, लेकिन कभी कभी बहुत इंटेलिजेंट भरी बातें कर देगा, और एक आदमी बहुत ही हाईली ऐसा हो सकता है ऐसे फर्क नहीं पड़ता दुनिया से, लेकिन कभी कभी बिल्कुल बच्चे की तरह रो सकता है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें प्रेजेंट हो सकती है इंसान के अंदर, इसीलिए ह्यूमन नेचर कॉम्प्लेक्स है। आपको कभी समझ नहीं आएगा कि आपको लगेगा यार ये बंदा तो यार बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था, इसने ऐसे ये कैसे ऐसे कर सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन था उसके अंदर, वो आपको दिखाई नहीं दिया। और ये आदमी तो बहुत बुरा था, बहुत बुरा था, ये तो ऐसा हो नहीं सकता। आप देखेंगे पूरी जिंदगी इसने मक्कारी करी है, लेकिन कभी कभी वो बड़े बड़े दान कर रहा है, बड़ी बड़े चैरिटी के काम कर रहा है। आप हैरान हो जाएंगे ऐसा कैसे, बड़े अच्छे काम कर दिए इसने, ये तो है ही नहीं ऐसा, ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ डॉस्टोव्स्की दिखा रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं। हाँ, लेकिन ये होता है कि हम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं ना ये आदमी अच्छा है या ये आदमी बुरा है, वो हम इसलिए बोलते हैं कि उसकी मैक्सिमम चीज़ें अच्छी होती हैं। 90% अच्छा है, 10% बुरा है, तो अच्छाई की वजह से फिर हम बुराई पे ध्यान नहीं देते। हम बोलते हैं 90% अच्छा है तो अच्छा है, 90% बुरा है तो बुरा है, 10% जो अच्छाई होगी फिर दिखाई नहीं देगी। तो इस तरह से हमारा माइंड चलता है, लेकिन अंडरलाइन चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो ये था, तो मैंने फेडोर का एनालिसिस किया, इसके थ्रू एक हमें ह्यूमन नेचर की इंसाइट्स मिलती हैं। तो ये किताब को एक्चुअल में मैं ब्रदर कामज़ोव को दोबारा मैं थर्ड टाइम पढ़ रहा हूँ इस किताब को, तो जितने मुझे अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे मैं इसको इस तरह से कवर करूँगा कि ये थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग भी लगता है, क्योंकि मैं कहानी स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँ, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो बड़ा थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है। ठीक है, आई स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन दैट। तो ये था पहला। और दूसरा, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये तरीका जो मैंने एनालिसिस करी है, इस तरह से मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, ये आपको पसंद है, नहीं पसंद है, कैसा लगता है आपको, ताकि इसके थ्रू मैं आपको और फिर इसी तरह से इसी फॉर्मेट में मैं वीडियोस बनाऊँ। और खाली यही नहीं, और जो मुझे बुक्स अच्छी लगती हैं इसके अलावा ब्रदर कामज़ोव के, वहाँ से भी मैं कुछ इंसाइट्स लेके एनालिसिस इस तरह से करूँगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो अच्छा लगता है सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।